नगर अंचल कार्यालय से शराब के नशे में धुत हेड क्लर्क सदानंद वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शराब के नशे में हेड क्लर्क ड्यूटी कर रहा था। सीओ गौरव कुमार ने हेड क्लर्क को दफ्तर में शराब के नशे में रंगे हाथ दबोच लिया, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। रेफरल अस्पताल में जांच के दौरान शराब पीने की पुष्टि हुई है। खबर भोजपुर से, जहां पुलिस ने चांदी थाना में संतोष कुमार उर्फ भल्लू हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या में शामिल 5 अपराधी को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से देसी कट्टा और पिस्टल बरामद किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया था। कल जो है एक शाम में एक घटना हुई थी जिसमें एक लड़के को गोली लग गई थी, जिससे वो जख्मी हो गए थे। पुलिस को ये सूचना काफ़ी देर से सुबह में दी गई और जब पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की तो पता चला कि वो व्यक्ति जो है उनकी पटना में इलाज के लिए जाते के क्रम में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। कहा जा रहा है कि चंदन और एक और व्यक्ति है, ये दोनों कट्टा लेके आए थे और आपस में झगड़ा जो है संतोष के साथ इनका हुआ और जो पुलिस ने जब गिरफ्तारी की उसके साथ ही जो है उनके बयान के आधार पर एक कट्टा और एक पिस्टल भी रिकवर किया है और इसी पिस्टल से हमारे अनुसंधान में अभी तक जो आई ये बात है, इसी पिस्टल से जो है फायर किया। धनबाद के सिविल सर्जन दफ्तर के क्लर्क उमेश प्रसाद को एसीबी ने 4,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर क्लर्क ने आवेदक उदय गुप्ता से घूस मांगी थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत एसीबी से की थी। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और घूस लेते क्लर्क उमेश प्रसाद को रंगे हाथ दबोच लिया। नए साल में ये एसीबी का पहला ट्रैप है। आरोपी क्लर्क को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उनके घर की भी तलाशी ली गई पर कुछ भी बरामद नहीं हुआ। आवेदन दिया गया था कि उनका दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाना था जी, तो उसके लिए उनको द्वारा वहाँ के क्लर्क के द्वारा जो है उमेश सिंह नाम के क्लर्क के द्वारा 4,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसका सत्यापन एसीबी के द्वारा किया गया और सत्यापन में ये बात सही पाया गया और आज ट्रैप की कार्रवाई की गई है और उस क्लर्क को 4,000 रुपये रंगे हाथ लेते हुए गिरफ्तार किया गया। धनबाद की एसजीटी आउटसोर्सिंग कैंपस में अपराधियों ने फायरिंग और बमबाजी की इससे दहशत फैल गई। घटनास्थल से एक बम बरामद किया गया है। इस घटना से एसजीटी आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मचारी दहशत चले गए हैं। उन्होंने धनबाद पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। ये बम मिला, सब लोग लोकल थाना इन्फॉर्म किए, लोग आए थे, फिर आकर ये डिफ्यूज किए हैं। अच्छा, कितने बम थे? एक ही बम था और उसके बाद और कुछ नहीं। उससे पहले एक लेकिन गन फायर का शॉट का एक साउंड आया था, उसके बाद ये फायरिंग हुई जी, एक फायरिंग हुई थी, उसके बाद हम लोग को ये साउंड मिला। सरायकेला में 3 दिन से कुएं में फंसे मादा हाथी ने दम तोड़ दिया। वन विभाग की ओर से चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ही हाथी की मौत हो गई। बुधवार की रात 15 हाथियों के झुंड में से बिछड़ा यह हाथी 30 फीट गहरे कुएं में गिर गया था। हादसे में हाथी गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे निकालने के लिए वन विभाग ने 2 जेसीबी मशीन मंगाई थी। इसके जरिए कुएं के पास रास्ता बनाने की कोशिश भी हो रही थी। मिट्टी खोदने में पूरा दिन लग गया। तीसरे दिन रस्सी से बांधकर भारी भरकम हाथी को बाहर खींचने की कोशिश हुई पर यह कोशिश विफल रही। मौत के बाद हाथी के शव को रस्सी से खींचकर बाहर निकाला गया। कल शव का पोस्टमार्टम भी होना है। जब तक उसको वहां से निकाला नहीं जाएगा ना, तब तक जो है कोई सोल्यूशन नहीं होगा। उसको निकालना ही पड़ेगा। कितने डॉक्टर के? हम लोग 2 डॉक्टर का जो पैर है उस पर जोर नहीं लगा रहा और संभावना यही है। तो अभी जब तक नहीं निकाला जाएगा, मतलब विशेष जांच उसका करना संभव नहीं है। प्राथमिक तौर पे जो हम लोग दूर से हम लोग जैसा देख पा रहे हैं का नजदीक जाना संभव नहीं, जैसा स्ट्रक्चर वहाँ पे गड्ढा का है, तो उसके अनुसार लग रहा है कि इंजुरी है और गहरा इंजुरी है और साथ में 2 दिन से भूखा प्यासा है और शॉक का स्थिति बना है, जिसके चलते वो काफी गंभीर स्थिति में है। देखिए, इसमें अभी बेहतर इससे भी हो सकता था। इसमें जैसे डांट का भी जो रहता है कि ट्रैंकुलाइज करके उसे उठाया जा सकता था और यहाँ पे जिस तरह से ये क्षेत्र है, सुदूर क्षेत्र है, तो यहाँ पे तत्काल में इतना हो गया ये बहुत है, लेकिन इससे भी अच्छा और किया जा सकता था। अभी हम लोग इसको मतलब पोस्टमार्टम की तैयारी करेंगे और फिर टीम आएगी, जो फोरेंसिक टीम आएगी इसमें, और इसका कुछ पार्ट्स है जो उसको हम लोग फोरेंसिक के लिए भेजेंगे इनको,
तो पोस्टमार्टम अभी होगा और पोस्टमार्टम होने के बाद हम लोग इसको आज तो रात हो गया, ये प्रक्रिया सबको खबर किया गया है, दूर से आएगा सामान और सामान लाने के लिए टाइम लगेगा, जो उसका मटेरियल लगता है, उसके बाद हम लोग कल सुबह कर देंगे अर्ली मॉर्निंग। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोपी अमित कात्याल की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। राउच एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कात्याल पर जमीनें हासिल करने का आरोप है। उम्मीदवारों की कई जमीनें हासिल करने का अमित कात्याल के ऊपर आरोप है और कात्याल की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। राउच एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा। दिल्ली से एक और बड़ी खबर है, जहां जमीन के बदले नौकरी के मामले में राउच एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा। आरोपियों ने आवेदन दिया था, कम दस्तावेज उपलब्ध कराने को लेकर आवेदन दिया गया था, जिस पर कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है। हाल ही में सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया था, तो राउच एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई इस मामले में जमीन के बदले नौकरी का यह पूरा मामला। और इस मामले में आज सुनवाई में सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, जमीन के बदले नौकरी मामले में आज सुनवाई होनी है, सीबीआई से जवाब भी मांगा गया है, क्या अपडेट आपके पास इस पूरी खबर पर? जॉब के मामले पर आज दिल्ली की राउच एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई है। पिछली सुनवाई के दौरान तमाम आरोपियों की तरफ से कोर्ट में यह कहा गया था कि उन्हें इस केस से संबंधित कुछ दस्तावेज हैं जो फिलहाल नहीं मिले हैं और उन दस्तावेजों को की कॉपी उन्हें सौंप दी जाए। साथ ही साथ पिछली सुनवाई के दौरान इस मामले में जो आरोपी हैं तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, ये तमाम लोग नहीं पेश हुए थे क्योंकि तमाम लोग इस पूरे मामले में एग्जेप्शन पे थे और उनको जमानत भी मिल चुकी थी। लेकिन ये माना जा रहा है कि आज राउच एवेन्यू कोर्ट में जो है सुनवाई होगी, उसमें ट्रायल के मामले पर सुनवाई शुरू की जाएगी, क्योंकि इस पूरे मामले में तमाम तथ्यों को और तमाम दस्तावेज पहले दे दिए गए हैं। सीबीआई की तरफ से चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। सीबीआई ने दूसरे जोन की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें बतौर आरोपी बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को शामिल किया गया है। तो ये माना जा सकता है कि आज सुनवाई होगी, उस सुनवाई में ट्रायल की रूपरेखा को लेकर एक बहस की जाएगी। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी उनके वकील जो है कोर्ट में दलील रखेंगे। देखना बेहद अहम होगा कि जब इस मामले में सुनवाई होगी तो सीबीआई की तरफ से दलील क्या होती है। जी चलिए, शुक्रिया सुशील इस अपडेट के लिए आपका। शेखपुरा पहुंचे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का भव्य स्वागत किया गया। डायट पहुंचते ही फूलों की बरसात हुई। के पाठक ने बीपीएससी पास शिक्षकों से बात की। के पाठक ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में शिक्षा पर जोर दिया। पाठक ने कहा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना शिक्षकों की बड़ी जवाबदेही है। नवादा में शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक के एक्शन मोड में दिखे। के पाठक ने जिले के शिक्षा पदाधिकारी का वेतन रोक दिया। इसके अलावा नवादा और वारसलीगंज के बीईओ का भी वेतन रोकने का आदेश दिया है। पाठक ने 4 स्कूलों के प्रधानाध्यापक का भी वेतन बंद कराया है। जिले के विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण करने के दौरान स्कूलों में कमी पाए जाने के बाद उन्होंने यह आदेश दिया। अपर मुख्य सचिव स्कूलों में औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां वो स्कूलों में खराब व्यवस्था देखकर भड़क उठे। मौके पर ही उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। कुछ स्कूलों में ब्लैक बोर्ड नहीं देखकर उन्होंने मौके पर ही शिक्षकों से जवाब मांगा। खबर रक्सौल से, जहां नेपाल के जनकपुर धाम से अयोध्याचार्य संदेश यात्रा बीरगंज से रक्सौल पहुंची। अयोध्याचार्य श्रद्धालुओं का बीरगंज के शंकराचार्य गेट पार करते ही भव्य स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। रामलला के लिए संदेश में उपहार के रूप में धनुष, बाण और चरण पादुका भेजा जा रहा है। इसके साथ सोना चांदी के आभूषण के साथ मेवा मिष्ठान फल भी भेजा जा रहा है। जानकी मंदिर के महंत ने बताया कि 1100 संदेश भेजे जा रहे हैं।
अयोध्या में रामलला मंदिर की स्थापना से पहले उनके ससुराल जनकपुर धाम नेपाल से 1100 संदेश जानकी मंदिर से प्रस्थान हुई। सुसज्जित ट्रक पर 1100 टोकरियों के साथ राम सीता की झांकी की रथ के साथ दर्जनों वाहन साथ में थे। जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी महंत रोशन दास वैष्णव की अगुवाई में 251 लोगों का जत्था भी अयोध्या जा रहा है। जानकी मंदिर में जनकपुर धाम के अलावे नेपाल के और सीमावर्ती क्षेत्रों से भी अयोध्या भार देने के लिए लोगों की काफी भीड़ थी। स्कूल में टीचर की मिमिक्री करने वाली रांची की बेटी सिमरन गुप्ता ने साउथ की फिल्मों में धमाल मचा दिया है। हिट तेलुगु फिल्म अन्वेषी के बाद सिमरन की तमिल फिल्म वितायकरण अगले महीने रिलीज होने वाली है। उनसे बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा ने। जी हाँ, राजधानी रांची की एक बिटिया साउथ के बड़े पर्दे पर आपको दिखने वाली है और उनका नाम सिमरन है। सिमरन इस वक्त हमारे साथ है। सिमरन की जर्नी के बारे में हम बात करेंगे और डेफिनेटली आगे तो स्टार बनना है और उसके लिए लगी हूँ, मेहनत कर रही हूँ। जर्नी स्टार्ट हुई डांसिंग से। डांसिंग का बचपन से बहुत शौक रहा है एंड कमर्शियल बॉलीवुड फिल्में बहुत पसंद थी बचपन से। तो वहीं पे पता चल गया कि डेफिनेटली एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। वहाँ से एक रियलिटी शो किया, यहाँ पे बहुत डांस कॉम्पिटिशन्स किए एंड देन डांसिंग रियलिटी शो जीता एंड देन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे। जब मैंने बेस अपना बॉम्बे शिफ्ट किया तो आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस, आई स्टार्टेड मीटिंग फिल्मी पीपल, आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर कास्टिंग डायरेक्टर्स। सो उसके थ्रू आई गॉट माई फर्स्ट तेलुगु फिल्म एंड इट वॉज अ कोइंसिडेंस कि मैं बचपन से ही साउथ में बहुत इंटरेस्ट था मुझे काम करने में एंड मतलब कोइंसिडेंस ये था कि मुझे साउथ में ही फिल्म मिल गई। और तेलुगु या लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर फॉर मी। बाकियों के लिए होगा बट मेरे लिए बैरियर नहीं है। मैं लैंग्वेजेस जल्दी ग्रास्प कर लेती हूँ और ये मेरा जॉब है, ये मेरा काम है, तो ये मैं बहुत ही फन तरीके से लेती हूँ एंड आई जस्ट लर्न द डायलॉग्स बिफोर हैंड एंड आई प्रेजेंट माई सेल्फ एट शूट। डायलॉग की बात आपने की है, मैं एक डायलॉग जरूर चाहूंगा कि आप पहले से तेलुगु में सुनाएं और फिर हिंदी में भी जो आपके फिल्म में आने वाली। पट्टू चीरा కూడా చాలా గొప్పగా ఉండుండి పప్పా అలాగని స్కూల్ పప్పా వెసుగులదుగా। सो दिस इज अ तेलुगु डायलॉग फ्रॉम माई फर्स्ट फिल्म एंड इसका मीनिंग ये है कि एक छोटी बच्ची होती जो कि मैं, तो मैं अपनी मॉम को बोलती हूँ कि मम्मी मुझे एनुअल फंक्शन के लिए पट्टू चीरा पहनना है, साड़ी पहननी है एंड जाके वहां पे शो ऑफ करना है। सो मॉम इज लाइक स्कोल्डिंग मी कि नहीं इतनी छोटी हो कि तुम शो ऑफ करोगी, नो यू कैन नॉट गो इन अ साड़ी। That is what। कौन कौन सी मूवी अब तक आपकी आई? पहला आपने बताया तेलुगु फिर तमिल, वो कौन कौन सी मूवी रही है और उनमें एक्टर कौन रहे? यस, अभी मेरी अन्वेषी जो मेरी तेलुगु फिल्म है, इट्स कॉल्ड अन्वेषी, अभी रिलीज हुई है। इट रिलीज्ड ऑन 17th November एंड इट बिकेम अ हिट लकीली। सो इट्स अ वेरी गुड फिल्म, इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर एंड विजय धरन इज प्लेइंग द लीड रोल एंड आई एम द फीमेल लीड ऑफ द फिल्म। सो इट्स इंटरेस्टिंग फिल्म एंड काफी अच्छी गई, इट बिकेम अ हिट। एंड जो मेरी तमिल दूसरी रिलीज होने वाली है दैट इज कॉल्ड वित्ताईकारण, इट मीन्स जादूगर, मैजिशियन। तो the hero is Satish, he is a big star there and again I'm playing a female lead, so it's my Tamil debut, so just hoping for the best. It's releasing in February। बिल्कुल, हमारे साथ सिमरन थी जिन्होंने बताया कि कैसे इनकी यात्रा रही है और कैसे इन्होंने साउथ तक का सफर तय किया है। रांची से निकलकर कोई लड़की कैसे फिल्मी पर्दे और बड़े स्क्रीन पर नजर आती है, उससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सिमरन थी। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। रामगढ़ की महिला किसान बहनों अनीता बेसरा और उषा बेसरा ने गेंदे के फूल की खेती से कमाल कर दिखाया है। दोनों किसान बहनों की कड़ी मेहनत से आज गेंदे के फूल लहलहा रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं पतरातू के पलानी में। पलानी अपने झरने, अपने पहाड़, अपने हरे भरे जंगल के लिए पूरे झारखंड समेत दूसरे राज्यों में प्रसिद्ध है, लेकिन मैं पलानी का दूसरा रूप दिखाने जा रहा हूं। दरअसल मैं पलानी में एक जगह खड़ा हूं जहां पर अनीता और उसकी बहनों ने यहां पर 30 डिसमिल ज़मीन पर गेंदे के फूल की खेती की है। आप देख सकते हैं गेंदे के फूल जो है यहां पर लहलहा रहे हैं। इससे प्रेरणा मिली, बताइए। फूलों का खेती हम शुरुआत किए हैं 2022 में और इसमें मिनिमम अभी हम शुरुआत किए हैं 30 डिसमिल ज़मीन में। और ये हम प्रेरित हुए, शुरू से ही हम लोग को फूल का शौक़ था और हमेशा से फूल लगाते आ रहे हैं, तो वही सोचे कि क्यों ना इसको हम एक बिजनेस का रूप दे दें। ग्रेजुएट हूँ। फूलों की खेती में आप भी सहयोग करती हैं? हाँ, करती हूँ। तो ये फ़ायदेमंद है? हाँ है।
हमारे घर के लिए। कितना समय देती हैं इसमें, आप कितना मेहनत करती हैं? इसमें जो भी है लगाने से लेके तोड़ाई बेचने तक। खूबसूरत है क्योंकि पलानी जो है अपने आप में खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर फूलों की खेती शुरू करके अनीता उसकी बहन ने इसमें 4 चांद लगा दिया है। वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बन रही हैं और दूसरे को प्रेरित भी कर रही हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। रांची के आर्यभट्ट सभागार में आकाशवाणी की ओर से सर्वभाषा कवि सम्मेलन कराया गया। इस मौके पर 22 भाषा के कवियों ने काव्य पाठ किया। साथ ही दूसरी भाषाओं की कविता का हिंदी अनुवाद भी मंच से किया गया। अब इन सभी कविताओं का संथाली भाषा में अनुवाद करके उसका प्रसारण आकाशवाणी के रांची से प्रसारण किया जाएगा। इस मौके पर युवा कवि प्रभात पांडे ने भी काव्य पाठ किया। बचपन में बाबूजी का मतलब पटकते कदमों से धूल झाड़ते, घर में घुसते चप्पलों का एक जोड़ा महसूस होता। रेडियो जैसी खरखराती आवाज में माँ से बतियाते या कनबुझी चहलकदमी लगते थे बाबूजी। और कभी कभी लगता था जैसे शहर से लाई पाव रोटी या रोटी की जैसी बास आने वाली उतरन का कपड़ा पहन जिसे नया कहलवाया जाता था। और लगता था बाबूजी का मतलब घर में सबके लिए एक कड़क फरमान है। माथे पर लगने वाले दशहरे का टीका थे बाबूजी। पॉकेट में खनकते सिक्के और हाथों में मिले खिलौने या दिवाली की रौनक थे बाबूजी। रांची को पहली बार संथाली भाषा में अनुवाद का जिम्मा दिया है कि इन सारी कविताओं का जो झारखंड के जितने भी केंद्र हैं वहाँ से संथाली भाषा में इसका प्रसारण होगा। इसी तरह जब ये कविताएं महाराष्ट्र से प्रसारित होंगी तो सारी कविताओं का अनुवाद मराठी भाषा में हो जाएगा। इसी तरह असम से होंगी तो सारी कविताएं, गुवाहाटी से होगी तो सारी कविताएं असमिया में हो जाएंगी। इसी तरह पूरे प्रदेश को ये जोड़ता है और जो हमारी राष्ट्रीयता है, जो हमारी जाति, धर्म, प्रांत, भाषाओं की जो एकता है वो इस कवि सम्मेलन में निखर कर आती है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।